हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। कास्ट सिस्टम यानी जो सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे थे वो किस पे बेस्ड था? कास्ट सिस्टम पे। अलग अलग जातियाँ होती थी। द लोअर क्लासेस वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द हायर क्लासेस, और जो लोअर क्लासेस होते थे, छोटे वर्ग के लोग होते थे, उन्हें उच्च वर्ग के लोग एक्सप्लॉइट करते थे, यानी उन्हें परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्जन टू इस्लाम, और इससे क्या हुआ? बहुत सारे वाइड स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो थे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, इस्लाम धर्म को अपना लिए। द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम एविल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। और जो हिंदू समाज था वो काफ़ी सारी दुष्प्रथाओं से जूझ रहा था। जैसे कि उस समय सती सिस्टम था, सती प्रथा आप लोगों ने जरूर सुना होगा इसके बारे में, जिनमें पति के मरने के बाद औरतों को भी चिता पे जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज होता था यानी बाल विवाह। बैन ऑन विडो रीमैरिज, और विधवाओं को शादी करने में बैन था, विधवाओं को पुनः शादी नहीं करने दिया जाता था। एंड फीमेल एजुकेशन, और औरतों की शिक्षा पर भी बैन था, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। ये सारी बुराइयां समाज में मौजूद थी। इंटरकास्टर मैरिज वेयर ऑल्सो नॉट अलाउड, और इंटरकास्टर मैरिज भी अलाउ नहीं था, यानी कोई दूसरी जाति का इंसान दूसरी जाति से शादी नहीं कर सकता था। ठीक है, समाज हमने पढ़ा। इसके बाद इकोनॉमी पढ़ते हैं। उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मोस्ट ऑफ द पीपुल्स वेयर इंगेज इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग खेती करते थे। विच वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन, जो कि आप लोगों को मालूम है खेती जो है वो रेन पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है, बारिश पे निर्भर होता है। हाउएवर कैनल्स एंड वेल्स वेयर ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, और जो नहर थे और कुएं थे वो भी सिंचाई के लिए प्रयोग होते थे। फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मेनी कैनल्स दैट प्रूव हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, और फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया था जो कि खेती में बहुत हेल्प किया। बट द फार्मर्स लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी, लेकिन जो किसान थे वो गरीबी और की जिंदगी बिताते थे, काफ़ी उनकी स्थिति दयनीय थी। द मेन इंडस्ट्रीज वेयर स्पिनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट, पोट्री एंड ज्वेलरी मेकिंग, और जो उस समय की इंडस्ट्री थी, कारखाने थे, वो ज़्यादातर स्पिनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, चीनी का उत्पादन करते थे, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से सामान बनाते थे, पोट्री, बर्तन बनाते थे, या फिर ज्वेलरी मेकिंग, गहने बनाते थे। सम ऑफ द सुल्तान्स पैट्रोनाइज आर्ट एंड क्राफ्ट, और कुछ सुल्तानों ने कला और हस्तकला को पैट्रोनाइज किया, उसे बढ़ावा दिया। दे हैड देयर ओन कारखानास वेयर ऑल द फैंसी एंड लग्जरी गुड्स वेयर मैन्युफैक्चर फॉर द रॉयल फैमिली, और उनके अपने कारखाना होते थे जहाँ पे रॉयल फैमिली के लिए सामान बनाए जाते थे, लग्जरी सामान। इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड विच वाज कैरिड ऑन बोथ बाय सी एंड बाय लैंड, और जो भारत जो इंटरनल और फॉरेन ट्रेड करता था, व्यापार करता था विदेशों में या फिर अपने देश में ही, वो ज़्यादातर समुद्र या फिर जमीन के माध्यम से होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड राइस, स्पाइसेस, इंडिगो टेक्सटाइल, सिल्क एंड सैंडलवुड। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन्स होता है अपने सामान, अपने देश से सामान को भेजना। तो भारत क्या क्या भेजता था बाहर? राइस, चावल भेजता था, मसाले भेजते थे, इंडिगो यानी कि नील जो कि कपड़ों में हम लोग डालते हैं, टेक्सटाइल कपड़े भेजते थे, सिल्क रेशम भेजते थे, एंड सैंडलवुड और चंदन की लकड़ियों का एक्सपोर्ट करता था भारत। और इंपोर्ट, और क्या क्या मंगाता था भारत बाहर से? हॉर्सेस यानी घोड़ों को मंगाता था, वाइन, दारू, हाई ग्रेड टेक्सटाइल जो हाई ग्रेड कपड़े होते थे उन्हें, ग्लासवेयर, शीशे को मंगाता था, रॉ सिल्क और कच्चे रेशम को इत्यादि भारत इंपोर्ट करता था। ठीक है, रिलीजन पढ़ते उस समय का धर्म कैसा था? ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुइज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन, और इस पीरियड में जो हिंदुइज्म था वो एक डोमिनेंट रिलीजन थे। इट वाज फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, और ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते थे।
हिंदू फॉलोड वैष्णविज्म एंड शिविज्म, और हिंदू में भी दो प्रकार के थे, एक वैष्णविज्म को मानते थे, एक शिविज्म को मानते थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेयर ऑल्सो प्रैक्टिस बाय पीपुल, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी लोगों के द्वारा माना जाता था। इस्लाम वाज मेनली ब्राउट टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में इस्लाम आया। दे बिलीव्ड इन वन गॉड वेयर हिंदू वर्शिप्ड मेनी गॉड्स, और मुस्लिम इस्लाम धर्म जो था, मुस्लिम धर्म था, उनमें एक ही भगवान को माना जाता था, विश्वास किया जाता था, और वहीं पे हिंदू धर्म जो थे उनमें बहुत सारे देवियों और देवताओं की पूजा होती थी। सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और सूफी और भक्ति आंदोलन भी इस काल के दौरान स्टार्ट हुआ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड खड़ी बोली एंड ब्रज भाषा बिकेम द लिटरेरी लैंग्वेज एज प्रोज एंड पोट्री वे आर रिटेन इन दिस लैंग्वेज, और इस काल के दौरान खड़ी बोली और ब्रज भाषा जो थी उससे साहित्य को लिखा जाता था। बहुत सारे प्रोज और पोइट्री कविताएं इस भाषा में लिखी गई। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द मुस्लिम यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक इन देयर कोर्ट्स, और जो मुस्लिम्स थे वो पर्शियन और अरेबिक के मिक्सचर भाषा को अपने कोर्ट में प्रयोग करते थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइम, और हिस्टोरिकल लिटरेचर का इंट्रोडक्शन हुआ इस काल में, जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है इस समय में। जियाउद्दीन बर्नी द फेमस हिस्टोरियंस रोड तहरीक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी जो थे एक प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख फिरोज शाही। अमीर खुसरो वाज द वेल नोन लिटरेरी जीनियस ऑफ दिस पीरियड, और अमीर खुसरो काफी महान विद्वान माना जाता है, वो भी एक लिटरेरी जीनियस थे इसी काल के। ही वाज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग पोएट, वह बस एक आउटस्टैंडिंग कवि नहीं थे, बट ऑल्सो अ म्यूजिक कंपोजर एंड हिस्टोरियंस, और एक वो म्यूजिक भी कंपोज करते थे और इतिहास भी लिखते थे, इतिहासकार भी थे। द लोकल लैंग्वेज लाइक बंगाली एंड गुजराती वी आर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सल्तनत, और जो लोकल लैंग्वेज था बंगाली और गुजराती, वो भी भारत के कई सारे भागों में, सल्तनत के कई सारे भागों में प्रयोग होता था। भक्ति एंड सूफी सेंट यूज लोकल लैंग्वेज फॉर देयर प्रीचिंग, और भक्ति और सूफी साधु जो थे वो लोकल लैंग्वेज को अपने भक्ति के लिए प्रयोग करते थे। उर्दू ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उर्दू का भी विकास इस काल के दौरान हुआ। विच वाज अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड हिंदी, और उर्दू जो है वो टर्किश भाषा और हिंदी भाषा का मिक्सचर है, मिश्रण है। मेनी इंडियन क्लासिक वेयर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड अदर टर्किश लैंग्वेज, और बहुत सारे क्लासिकल को जो उस समय की पुस्तकें थे उसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया पर्शियन और अदर लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन, दिस इज नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और दिल्ली सल्तनत में एक नया आर्किटेक्चर का स्टाइल आया जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इट्स इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द मोन्यूमेंट ऑफ द पीरियड, और उस समय के आप भवन को देखेंगे, मोन्यूमेंट्स को देखेंगे तो आप उसके प्रभाव को साफ साफ देख सकते हैं। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर आर द कुतुबी मस्जिद, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू जिसे कहते हैं, कुतुब मीनार इन दिल्ली, इन सब में हमें ये आर्किटेक्चर का छाप दिखता है। दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। ही डाइड क्वाइट अर्ली, वो बहुत जल्दी मर गए, पहले ही उनका देहांत हो गया। सो कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, तो उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा कुतुब मीनार का काम पूरा कराया गया। तो ये जीके में भी आता है, आप लोग याद रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड बिल्ट अलाई दरवाजा नियर इट, और अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया और अलाई दरवाजा इसके बगल में बनवाया। दिस इज अ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विथ एन आर्क, और ये काफी खूबसूरत और सजा हुआ एक गेटवे है
जिसमें आर्क है। आप देख सकते हैं लोधी गार्डन विद अ ग्लिम्स ऑफ टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। ये लोधी गार्डन बनाया गया है, उसका ये पिक्चर है। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लोधी रोड एंड लोधी गार्डन इन दिल्ली। आपने लोधी रोड और लोधी गार्डन के बारे में सुना होगा, जो दिल्ली में है। These were made by the Lodhi and the last dynasty of Delhi सल्तनत। ये लोधी वंश के जो थे उनके राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश थे, आखिरी साम्राज्य थे। तुगलक फाउंडेड मेनी न्यू सिटीज। तुगलक ने भी नई शहरों का स्थापना किया, जैसे कि फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, एचटीसी, इन सब का निर्माण तुगलक डायनेस्टी में हुआ। द फेमस मोन्यूमेंट ऑफ तुगलक इज द गयासुद्दीन तुगलक टोम। जो गयासुद्दीन तुगलक का टोम है वो सबसे फेमस मोन्यूमेंट्स है इस पीरियड का। इट इज ऑक्टागोन। ऑक्टागोन होता है जिसके 8 साइड होते हैं इन शेप। यह 8 शेप में है, ऑक्टागोन शेप में है। इट इज इन फ्रंट ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन साउथ दिल्ली ऑफ महरौली ओखला रोड। और यह तुगलकाबाद फोर्ट जो किला है उसके सामने है और दिल्ली और महरौली ओखला रोड के साउथ में है। कोज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के पतन का, उनके खत्म होने का कारण क्या था? द तुर्क अफगान सुल्तान ऑफ दिल्ली रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर ओवर 3 सेंचुरी फ्रॉम 1206 टू 1526 एडी। जो तुर्क अफगान सुल्तान थे वो दिल्ली पे लगभग 3 सदी तक राज किए, 300 साल तक, 1206 से लेकर 1526 तक। द फॉलोइंग वेयर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और निम्नलिखित कारण है दिल्ली सल्तनत के पतन का। देखते हैं। फर्स्ट है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड कॉन्कर्ड इंडिया बट डिड नॉट ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पीपुल। दे वेयर डिपोटिक बाय नेचर। और जो सुल्तान थे दिल्ली के, उन्होंने इंडिया को तो जीता, लेकिन उन्होंने लोगों का विश्वास नहीं जीता या कोशिश नहीं की उनके विश्वास को जीतने के लिए। जनता का विश्वास जरूरी है कि कहीं पे भी राज करने के लिए। दे वे आर डिपोटिक बाय नेचर। वो लोग नेचर से काफी डिपोटिक थे। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वे आर इनटॉलरेंट टुवर्ड द हिंदूज। और बहुत सारे जो सुल्तान थे वो हिंदुओं के प्रति काफी कठोर थे। द हिंदूज वे आर इल ट्रीटेड बाय देम एंड वे आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। हिंदू जो धर्म के जो लोग थे उन्हें काफ़ी बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, उनके साथ पेश हुआ जाता था। एंड वे आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। और उनको फोर्स किया जाता था कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। देयर टेम्पल्स वे आर डिस्ट्रॉयड एंड दे वे आर मेड टू पे जजिया। रिलीजियस टैक्स वाज चार्ज फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स ओनली। और उन पे उनकी मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाता था, तोड़ा जाता था। एंड दे वेयर मेड टू पे जजिया। एक जजिया कर लगाया जाता था, जिसके बारे में पहले बताया था। जो भी नॉन मुस्लिम होते थे उन पे ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा कर उनको देना पड़ता था। इवन द हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम डिड नॉट एंजॉय अ प्रॉपर प्रेस्टीज। और जो हिंदू मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट भी हो जाते थे उन्हें भी प्रॉपर प्रेस्टीज नहीं दिया जाता था, उन्हें भी हीन समझा जाता था। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वे आर वीक एंड प्लेजर लविंग रूलर्स। और बहुत सारे जो सुल्तान थे वो कमज़ोर थे और वो सिर्फ अपने सुख चाहते थे, सिर्फ आराम चाहते थे। देयर नोबेल ऑफ्टन रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। और बहुत सारे उनके विद्वानों ने ही उनके खिलाफ आंदोलन किया। दे लैक्ड लॉयल्टी टू द सुल्तान। और इसलिए सुल्तान का उनको लॉयल्टी, उनका विश्वास नहीं प्राप्त हुआ। सुल्तान मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी बट इट वाज इल ऑर्गेनाइज्ड एंड इल डिसिप्लिन। सुल्तान के पास भले ही बड़ी सेना होती थी, लेकिन ये जो सेना थी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थी, उनमें अनुशासन नहीं था। दे हैड अ वास्ट एम्पायर। उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। लैक ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अ हिंड्रेंस इन रूलिंग ओवर सच अ वास्ट एम्पायर। और इतने बड़े एम्पायर में राज करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो उस समय लैक करता था, उस समय उसकी कमी थी। द फ्यूडलिज्म जिसे जागीरदारी सिस्टम कहते हैं, प्रूव्ड फैटल टू देम। उनके खिलाफ काफ़ी फैटल हुआ। इट क्रिएटेड पावरफुल नोबेल्स बट वीकेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, बहुत सारे पावरफुल विद्वान आए, नोबेल्स आए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर हुआ। देयर वॉज नो डेफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन
देयर वेयर फ्रीक्वेंट वार एंड इंट्रीग्स फॉर द थ्रोन्स। और सक्सेशन का कोई कानून नहीं था कि इस राजा के बाद कौन उसका वारिस बनेगा, और जो लगातार युद्ध होते गए, वार होते गए, उससे क्या हुआ, ये थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए, उससे भी ये कमजोर हुए। द इन्वेजन ऑफ मंगोल ऑल्सो विकेट द एम्पायर, और मंगोल ने जो आक्रमण किया भारत पे, उससे भी दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ। तिमूर स्ट्रक अ फैटल ब्लो टू द तुगलक एंड बाबर पुट एन एंड टू द सल्तनत इन दिल्ली, और तिमूर के आक्रमण से काफी प्रभाव पड़ा, तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई, और बाबर ने लास्ट में आके दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद आप लोगों को मालूम है मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, मुगल वंश की, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया आपका। इसके बारे में कल हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे, आप लोग उसे नोट करके रखेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।